क्या जीतन राम मांझी और चिराग की खींचतान में एनडीए के सीट बंटवारे का फैसला उलझ चुका है? क्योंकि दोनों तरफ से खींचतान हो रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2020 से नहीं 2024 में जो विधानसभा सेगमेंट्स में उनको बढ़त थी उसके मुताबिक उन्हें सीटें इस बार मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या मुकेश साहनी और लेफ्ट की शर्तों के आगे कांग्रेस कम सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगी? पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे बड़ा कारण रहा महागठबंधन के हारने का, यह भी कहा जा रहा था। उसको लेकर भी हम सवाल पूछेंगे। और तीसरा अहम सवाल, क्या एनडीए और महागठबंधन में दरार का फायदा जन स्वराज्य पार्टी को मिल सकता है? क्योंकि पहली बार बिहार के भीतर एक तीसरा दल उभर रहा है और दावा कर रहा है कि कम से कम 10% हम वोट यहां पर पा सकते हैं। लेकिन इस बीच बिहार में धर्मेंद्र प्रधान जो इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी, उनको बनाया गया है और वो बिहार पहुंच चुके हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग इस वक्त चल रही है। काफी देर से, करीब 3 घंटे से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है। रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित सिंह, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने? चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है, खगड़िया से वहां पर कह रहे हैं 25 सीटों की खबर गलत है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी दिल्ली में यहां पर कह रहे हैं कि भाई जिसकी एक सीट थी 2020 में उसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? कितनी बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए? देखिए, वाकई बीजेपी के लिए ये मुश्किल का वक्त है, क्योंकि देखिए जो अलायंस है अभी गठबंधन में, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो मुख्य इसमें जो है घटक दल है। लेकिन जो और अन्य साथी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सब को सीट देना बीजेपी का काम है, क्योंकि इन सब का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, इनका गठबंधन जेडीयू के साथ नहीं है। इसीलिए बड़ी सिरदर्दी यहाँ पर बीजेपी के लिए है कि किस तरीके से चिराग पासवान को मनाया जाए, किस तरीके से मांझी को मनाया जाए, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाए। और जिस तरीके के कड़े तेवर चिराग पासवान ने इस बार दिखाए हैं, कह रहे हैं कि 25 सीट का तो सवाल ही नहीं होता है। जो सूत्र से खबर आ रही है कि 25 सीट पे वो मान सकते हैं, उसको सीरियस से खारिज कर रहे हैं। और उनके तरफ से जो उनकी पार्टी रोहित, कोई कंक्लूजन मीटिंग का? 3 घंटे से मीटिंग चल रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता बिहार के यहां पर हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ कंक्लूजन है इस मीटिंग का अब तक का? देखिए, ये बीजेपी की जो बैठक चल रही है चुनाव समिति की, ये प्योरली जो है पूरी तरीके से सिर्फ बीजेपी की बैठक है। इस यानी कि इसमें जो बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, हर विधानसभा से 3-3, 4-4 जो नाम हो सकते हैं, उन पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद संभवतः आज शाम यानी तो कल एक एनडीए की भी जो है वो बैठक हो सकती है, ताकि जो गठबंधन में जो गांठ इस वक्त दिख रही है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए वो देखना जरूरी होगा। लेकिन अभी की बैठक जो है वो केवल बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को लेकर ही जो है एनडीए की बैठक होगी, तब पता चलेगा कि दरअसल सीटों का बंटवारा आखिरकार किस तरीके से हुआ है। टिकट तो तब बांटेंगे जब सीट बंटवारा फाइनल होगा और आज की स्थिति में यही तय नहीं है कि एनडीए के भीतर या महागठबंधन के भीतर कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ रही है। प्रदीप भंडारी, आपने ट्वीट देखा होगा, आज रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है और उसके बीच खगड़िया में वहां पर चिराग पासवान पहुंचे हुए और वहां से एक ट्वीट उन्होंने कर दिया, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। लेकिन यह ट्वीट मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं कि अगर आपको जीतना है तो मांगना सीखो और सीट सीट पर लड़ना सीखो। क्या आप भी इसी तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की, कहा 25 वाली सारी खबरें गलत है, ज्यादा हमको चाहिए, कम में नहीं मानेंगे इस बार। साहिल जी, पहले तो आज मैं जयप्रकाश नारायण जी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने बिहार की भूमि और पूरे देश से लोकतंत्र की क्रांति को आगे लेकर गए थे कांग्रेस के खिलाफ। तो आज सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं। मैं ऐसे नहीं देखता हूं, क्योंकि याद करिए साहिल जी, आपने ही एक शो किया था जब चिराग पासवान जी ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी राम और हनुमान अलग हो सकते हैं? कभी अलग नहीं हो सकते। ये लोकतांत्रिक गठबंधन है और उस लोकतांत्रिक गठबंधन के अंदर हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है। जब वो लड़ने की बात करते हैं, वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों के साथ में नरसंहार उनकी सरकार ने किया था, उसके खिलाफ हनुमान की लड़ाई राम से नहीं है, हनुमान की लड़ाई उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स है उनके साथ में हो रही है। मांग तो आपसे है लेकिन निशाना किसी और पर है।
कोई किसी से नहीं लड़ रहा साहिल जी। उन्होंने ये भी कहा कि आपके सूत्र गलत होते हैं, मीडिया के जो सूत्र होते हैं वो हमेशा सही नहीं होते, तो ये भी आप कहिए। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप जीताराम मांझी जी की बात कर रहे थे, सुनिए तो सही। जीताराम मांझी जी ने पूरा आपके इंटरव्यू में, मैंने भी देखा आज तक का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने एक और लाइन कही थी, और सुनिए, मैं जीताराम मांझी जी को कोट करना चाहूंगा। हम नरेंद्र मोदी के चहेते हैं और जैसा उनका इशारा होगा उनके लिए हम रात दिन एक कर देंगे। क्या तेजस्वी यादव के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस रात दिन एक कर सकती है? क्या राहुल गांधी के लिए क्या वीआईपी रात दिन एक कर सकती है? यहां पे तो नेता ही नहीं क्लियर है। आज आप भी मान रहे हैं कि नेता यहां पे क्लियर है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए। अरे कविता मैं भी सुनाता हूं आपको, के अंदर तो नेता भी क्लियर नहीं है। प्रदीप भंडारी, कविता मैं भी आपको सुनाता हूं। देखिए, रश्मि रथी की कविता है, उन्होंने इसमें कविता में क्या लिखा है? हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। ओरिजिनली पांडवों ने 5 ग्राम मांगे थे। अब यहां पर पता नहीं क्यों उन्होंने ये कविता रखी है, क्योंकि दरअसल ये कविता पांडव कौरवों को कहते हैं। आज ही के दिन पांडव कौरवों को कहते हैं। हाँ? अब इसमें पांडव वो अपने आप को मान रहे हैं, शायद कौरव किसको कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 15 ग्राम नहीं, देखिए वो तेजस्वी यादव को 15 ग्राम, बस 15 ग्राम। अरे साहिल जी, वो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कौरव, क्योंकि आज ही के दिन सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह जी का रामविलास पासवान जी के लिए ट्वीट सुनिए। रामविलास पासवान जी ने समाज के वंचितों, शोषितों और पिछड़े वर्ग के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया है। तो आज क्या आपने महागठबंधन के किसी भी नेता द्वारा रामविलास पासवान जी को अपने दिल से श्रद्धांजलि देते हुए देखा? नहीं देखा। चिराग पासवान भी जानते हैं कि रामविलास पासवान जी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ में मिलकर वंचितों का विकास की बात करते हैं। आज अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल मेरा नहीं है, मांझी जी का है। मैं अगली 2 लाइनें भी आपको पढ़ा देता हूं। रश्मि रथी में सारी चीजें साफ हो जाती है। 15 ग्राम, उसके बाद वो लिखते हैं रखो अपनी धरती तमाम, मतलब हमें 15 ग्राम दे दो, बाकी आपकी धरती रख लीजिएगा। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। देखिए, आगे की बात भी साफ शब्दों में कह रहे हैं। हथियार, हथियार। रश्मि रथी जो लिखी थी वो आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी, और वो उस वक्त का पूरा आप याद करिए, जो कांग्रेस शासन काल के अंदर जिस तरीके की इमरजेंसी लागू करी थी उसके खिलाफ आवाज थी। तो आज भाव को आप समझिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत ले जाइए। और महाभारत जरूर है बिहार के अंदर, हम पांडवों के धर्म के साथ में मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा रहा हूं क्या? के साथ में खड़े सरोज सिंह हमारे साथ में है, हम के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। सरोज सिंह, क्या मैं किसी और टेंजेंट पे लेके जा रहा हूं? रश्मि रथी जैसे आपने लिखी है वैसे ही पढ़ के सुना रहा हूं। और मैं कहता हूं साहिल जी, एक 10 सेकंड की बात कंप्लीट करूंगा। याद करिए कि पुत्र मोह में दुर्योधन का क्या हाल हुआ था, पुत्र मोह में कौरवों का क्या हाल हुआ था। तो आज लालू प्रसाद तो पूरा परिवार अभी तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी कविता कोट कर रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौरव कौन है, पांडव कौन है, और कौन कौन सी भूमिका यहां पर निभाने की कोशिश कर रहा है। सरोज सिंह जी, आप ही साफ कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि दरअसल यह कविता किसके लिए है। 15 ग्राम आप किससे मांग रहे हैं, और अगर 15 ग्राम नहीं मिलाएंगे तो वह हथियार कैसे उठाएंगे, यह भी जरा बता दीजिएगा। सरोज सिंह हमारे साथ में, हम के प्रवक्ता, बता दीजिएगा जल्दी से। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व जो है 5 साल में एक बार आता है। इसमें जितनी जो पार्टियां रहती है, सारे पार्टियों को अधिकार है अपना अपना विधानसभा में अपना अपना सदस्य को बढ़ाने का। तो हमें नहीं लगता है कि जो पार्टियां अपने दायरे के हिसाब से सीट का जो बंटवारा हो रहा है वो अपना हक मांग रहा है। तो अपना हक अपनी परिवार में अपनी जो गठबंधन है अपना, उसमें अपना विचार व्यक्त कर रहा है कि हमारा ये है। और हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि 2-3 बार जो बिहार में जो संवैधानिक कार्यक्रम हुआ, ये कविता जो है ना सोशल मीडिया पे डाली हुई है, परिवार के बाहर आ चुका है कार्यक्रम में। ये सारी कविताएं हम भी पढ़ रहे हैं, और जो स्टेटमेंट भी आ चुका है कि जिसने एक सीट भी नहीं जीती थी वो आज ज्यादा सीटें उसको तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। ये सवाल तो चिराग पासवान के लिए है ना, जो हनुमान है प्रधानमंत्री के। देखिए, सारे पार्टियों को, मैं वही तो बोल रहा हूं कि सारे पार्टियों को जो भी एनडीए अलायंस में हैं,
चाहे जिनकी भी बात आप कर रहे हैं, सारे लोगों को अपना अपना अधिकार है अपना ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में सदस्य बढ़ाने का और पार्टी का विस्तार करने का। तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है, जो हम पार्टी के साथ हुआ है कि दो बार जो संवैधानिक जो संस्था थी भारत सरकार की, उस भारत सरकार की नहीं, उसको संवैधानिक इंडिपेंडेंट संस्था है जो चुनाव के दृष्टिकोण से जो बिहार में कार्यक्रम करने आई थी, हमारा जो पार्टी था, हमारा पार्टी जो है उसमें बुलाई नहीं गई थी, क्योंकि चुनाव के जानकारी के लिए, चुनाव के जो सलाह के लिए कि कैसे चुनाव कराया जाए, उसमें भी हमको नहीं बुलाया गया था। बूथ लिस्ट जो बना, जो SIR जो हुआ, उसके बाद जो बंटवारा हुआ वोट लिस्ट, उसमें भी हम लोग को नहीं। तो हम लोग को जो है रजिस्ट्रेशन पार्टी का नहीं होने के कारण हम लोग को ये बराबर हम लोग को यातना सहनी पड़ती है। तो हम लोग ये चाहते हैं, हमारे जो पार्टी के जो संरक्षक हैं, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, और वो जो पिछली बार का वादा जीतन राम मांझी कह रहे थे कि 2 सीटें कहकर 1 लोकसभा की सीट दी, राज्यसभा का वादा किया, वो भी नहीं मिला, पत्थर की लकीर कहा था, उसका वो भी बता दीजिएगा सरोज सिंह जी, ताकि एक साथ हम यहाँ पर प्रदीप भंडारी से पूछ सके। एक सेकंड सरोज सिंह, जल्दी से बता दीजिएगा जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे, क्या वादा था 2024 लोकसभा का? नहीं, देखिए वो जीतन राम मांझी जी पार्टी के संरक्षक हैं और वो बड़े नेताओं से उनकी बात होती है, कब क्या बात हुई, वो बातों पर हम लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। पार्टी को अलायंस के हिसाब से तय होता है।